दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश पे। और दोस्तों, आपकी बेहद मांग को देखते हुए मैं अब रीट के लिए इतिहास के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो बना रहा हूं। तो आशा है आपको पसंद आएंगे और आप विश्वास कीजिए दोस्तों, आपका रीट का कंप्लीट सिलेबस जो है मैं यहाँ पे करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इतिहास के बारे में। इतिहास, तो इतिहास के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लें, क्योंकि आपके जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। तो इन चीज़ों को पढ़ने से पूर्व हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी जान लें कि आखिर इतिहास क्या है, क्योंकि कुछ शब्द इसमें हम देखेंगे तो वो हमें परेशान ना करे। तो इसके लिए दोस्तों पहले उन शब्दों को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो हमारा एक शब्द आता है, आपको पढ़ा भी होगा कई जगह आपने, बीसी। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट क्या अर्थ होता है इसका? दोस्तों इसका मतलब है कि उन घटनाओं का इसमें वर्णन किया जाता है, उन घटनाओं का इसमें वर्णन किया जाता है, उनको इसमें शामिल किया जाता है जो क्या है, जो बिफोर क्राइस्ट यानी जो ईसा मसीह के जन्म के पहले है, जन्म से पहले जो घटनाएं घटित हुई, जो घटनाएं घटित हुई थी उनको इसमें हम शामिल करते हैं। जैसे कि हम अगर और इसमें बात करें तो दोस्तों, जो बिफोर क्राइस्ट या बीसी होता है, इसके अंदर घटनाओं को घटते क्रम में लिखा जाता है। इसमें घटनाओं को घटते क्रम में लिखा जाता है। दोस्तों, घटनाओं को घटते क्रम में लिखा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी के अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? अगर हम इसके आधार पर बात करें तो 599 ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। और अगर हम मृत्यु की बात करें तो अब दोस्तों हमने क्या कहा, इसमें घटनाओं को घटते क्रम में लिखा जाता है। तो 599 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मृत्यु हम लिखेंगे तो क्या आएगा, मृत्यु होगी 527 ईसा पूर्व। यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो दोस्तों? एक बार पुनः मैं बताता हूँ। बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। तो जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो ईसा पूर्व के अंदर उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले घटित हुई थी। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं घटित हुई थी उन्हें हम इसके अंदर लेते हैं, और उन घटनाओं को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, घटते क्रम में उनको लिखा जाता है। अब घटते क्रम में लिखा जाता है तो हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि महावीर स्वामी की अगर जन्म और मृत्यु की बात की जाए तो जब इनको लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 599 ईसा पूर्व और 527 ईसा पूर्व। तो ये घटते क्रम में हुआ। इसी तरह से हम एक और शब्द की बात करते हैं दोस्तों, और वो शब्द है एडी। एडी को हम क्या कहते हैं? एडी को कहते हैं हम अन्ना डोमिनो। अन्ना डोमिनो। अभी अन्ना डोमिनो क्या है दोस्तों? इसको कहते हैं ईसवी, या फिर ईसा के बाद भी हम इसको कह सकते हैं, ईसा बाद, ठीक है। तो अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है अगर हम इसको देखें तो इसके अंतर्गत हम उन घटनाओं को लेते हैं
जिनमें जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद घटित हुई है। तो इसमें किन घटनाओं को लेंगे हम? इसके अंतर्गत उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद घटित हुई है, और बीसी के अंदर, ईसा पूर्व के अंदर जो ईसा के जन्म के पूर्व घटित हुई थी, उन चीज़ों को हम लेते हैं। और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता हुई, इसमें क्या होता है, इसमें घटनाओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जैसे कि बढ़ते क्रम में आपके और हमारी जो जन्म तिथि है वो भी बढ़ते क्रम में आती है दोस्तों। अगर हम एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए हम औरंगजेब की बात करें। औरंगजेब नाम आपने सुना होगा, मुगल सम्राट औरंगजेब। अगर हम इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म हुआ दोस्तों 1618 ईस्वी AD। और अगर इसकी मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु हुई दोस्तों 1707 ईस्वी। तो जब आप दोनों ही घटनाओं को देखेंगे तो इन घटनाओं के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि हम क्या चल रहे हैं, हम चल रहे हैं बढ़ते क्रम में, पहले छोटी फिर बड़ी। आप अपनी जन्म तिथि को भी देखते हैं तो जन्म तिथि कैसे चलते हैं, हम बढ़ते क्रम में चलते हैं। यानी आप अगर 1984 में पैदा हुए थे तो अब आपसे पूछा जाए कि आपकी शादी कब हुई, तो आप क्या कहेंगे कि साहब मेरी शादी 2009 में हुई। तो क्या चल रहे हैं आप, बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार और हम इस देख लें, AD अन्ना डोमिनो या ईस्वी ईसाबाद। तो इसके अंतर्गत उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जो क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद घटित हुई है, जन्म के बाद घटित हुई है। और घटनाओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। दो महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर हमने देखी। और यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमने घटनाक्रम देखा उसके आधार पे क्या हुआ कि हम जब इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जन्म 1618 ईस्वी और मृत्यु 1707 ईस्वी। तो ये दो चीज़ें जो है हमने महत्वपूर्ण इसके अंदर देखी। अब दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये आती है कि साहब इनका पता कैसे लगाया जाए कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, वो ईस्वी में है या ईसा पूर्व है, तो आखिर उसका कालखंड क्या है, काल क्रम क्या है, इसके बारे में तो पता चले। तो दोस्तों इसके लिए जो महत्वपूर्ण एक विधि काम में ली जाती है उसे कहा जाता है रेडियो कार्बन या C14 या रेडियो कार्बन विधि। ये एक महत्वपूर्ण विधि इसमें काम में ली जाती है। तो इस विधि के अंतर्गत क्या है दोस्तों, ये विधि है क्या आखिर, ये तो हम देख लें। दोस्तों ये एक तरह की वैज्ञानिक विधि होती है, और इस वैज्ञानिक विधि के अंदर किसी वस्तु की जो काल अवधि है उस काल अवधि का मापन करने वाली विधि है, करने वाली विधि। और ये कैसी है, वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है। तो C14 कौन सी विधि हो गई, किसी वस्तु की काल अवधि का मापन करने वाली वैज्ञानिक विधि जो है वो C14 या रेडियो कार्बन विधि होती है। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसको खोजने वाले कौन थे, तो दोस्तों इसकी जो खोज है वो की गई बिलियार्ड लिब्बी के द्वारा, बिलियार्ड लिब्बी। तो बिलियार्ड लिब्बी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो C14 जो विधि है, इस विधि के माध्यम से जो वस्तु का कालखंड है उस कालखंड को ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। तो कालखंड को ज्ञात कैसे किया जा सकता है, क्या इसका कार्य होता है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार जब कोई वस्तु या फिर कोई जीव अस्तित्व में होता है
उसमें दो प्रकार के कार्बन विद्यमान होते हैं। दो प्रकार के कार्बन उसमें विद्यमान होते हैं। जब किसी वस्तु का या किसी जीव का अस्तित्व होता है तो उसमें दो प्रकार के कार्बन विद्यमान होते हैं, और ये जो दो कार्बन हैं दोस्तों वो है कार्बन 12 व कार्बन 14। तो अब जब हम बात करते हैं C12 की, तो C12 के अंदर जो मात्रा है, C12 की जो मात्रा है किसी भी वस्तु या जीव के अंदर, वो हमेशा एक समान रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, एक समान रहती है। लेकिन अगर हम बात करें C14 की, तो C14 जो है दोस्तों, उसकी मात्रा जैसे जैसे जो वस्तु है वो विघटित होती जाएगी, विघटित होती जाएगी, वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा, कम होती जाएगी। यानी कोई वस्तु जब विघटित होती जाती है तो फिर जो आपकी C14 की मात्रा है वो भी जो है वो कम होती जाती है। तथा अगर हम बात करें तो एक अप्रोक्सीमेट एरिया उसकी बात करें तो लगभग 5790 वर्षों में ये घटकर कितनी हो जाती है, घटकर आधी रह जाती है। तो घटकर ये आधी हो जाती है, और इसके आधार पर ही क्या किया जाता है, इसे आधार मानकर कोई वस्तु जो है उसकी काल अवधि निर्धारित कर दी जाती है। काल अवधि का मापन कर लिया जाता है। तो ये हमारी हुई C14 पद्धति, C14 विधि, रेडियो कार्बन विधि भी इसको कहा जाता है। तो जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का या जीव का जो अस्तित्व होता है वो अस्तित्व कब का है उसको हम ज्ञात करते हैं इस विधि के माध्यम से। तो ये कुछ प्रारंभिक जानकारी हमने देखी कि हम किस तरह से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करेंगे। अब थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में भी जान लें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो अगर हम इतिहास के पिता की बात करें, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है दोस्तों, नाम आपको याद होगा क्योंकि बड़ा ही फेमस नाम है। ये कहा जाता है हेरोडोटस को। ये इतिहास के पिता कहे जाते हैं, हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो हैं उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। और ये थे कहाँ के दोस्तों, ये थे यूनान के। और इनकी एक पुस्तक थी बड़ी ही प्रसिद्ध, उस पुस्तक का जो नाम था वो था हिस्टोरिका। तो सर्वप्रथम अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास का जो अस्तित्व था वो यहीं से विद्यमान हुआ, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगर इतिहास के प्रारंभिक स्वरूप की बात करें दोस्तों, इतिहास के प्रारंभिक स्वरूप को जाना जाता है, प्रारंभिक स्वरूप को जाना जाता है किस नाम से, पाषाण काल के नाम से। प्रारंभिक स्वरूप, ये प्रारंभिक स्वरूप जाना जाता है दोस्तों पाषाण काल। पाषाण काल के नाम से ये जाना जाता है, और जिसका विकास जो है वो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में हुआ। 3 इसके और आगे बढ़ जाते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसका प्रारंभिक स्वरूप कहाँ से माना जाता है, प्रारंभिक स्वरूप जो माना जाता है वो माना जाता है पाषाण काल से, इसका प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, इसके दौरान मानव ने सर्वप्रथम अगर हम बात करें
तो अग्नि की खोज की। पाषाण काल के अंदर दो पत्थरों को भिड़ाकर आपस में अग्नि की खोज की। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, छठी, सातवीं, आठवीं की किताबों में काफ़ी हम पढ़ चुके हैं। तो सर्वप्रथम अग्नि की खोज की, पशुपालन प्रारंभ कर दिया, पहिए की खोज हो गई, कृषि कार्य की शुरुआत हो गई। ये नव पाषाण काल के अंदर हुई कृषि कार्य, पहिए की खोज वगैरह। लेकिन अगर हम बात करें तो ये चीज़ें अपना ली गई थी। तो ये थोड़ी सी हम इतिहास के बारे में बात करते हैं। अब चूंकि हमें पढ़ना है क्या, सभ्यताएं, और सिंधु कालीन सभ्यता हमारे यहाँ पे है, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सभ्यताओं के विकास की भी। सभ्यताओं का विकास, तो तब जाकर हम थोड़ा सा पहुंचेंगे अपने रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर। तो सभ्यताओं का विकास क्या दोस्तों, अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो विश्व की जो अधिकांश सभ्यताएं हैं वो उनका विकास जो है कहाँ माना जाता है, नदी घाटी क्षेत्रों में माना जाता है। नदी घाटी क्षेत्रों में। और नदी घाटी क्षेत्रों में क्यों माना जाता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर जल की प्रचुरता थी। खाद्य सामग्री जैसे पेड़ पौधे होने के कारण, प्रकृति होने के कारण जो खाद्य सामग्री थी फल के रूप में वो भी प्राप्त हो जाती थी। पानी की प्रचुर मात्रा थी। इस कारण से जो अधिकांश लोग हैं, अधिकांश सभ्यताएं जो हैं, उनका जो विकास हुआ वो नदी घाटी क्षेत्रों के अंदर हुआ। हम अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें विश्व के अंदर, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर सुमेरियन, बेबीलोन, असीरियन आदि सभ्यताओं का विकास हुआ। और ये विकास कहाँ हुआ, अगर हम इसके नदी क्षेत्र की बात करें तो ये विकास हुआ दोस्तों दजला फरात नदियों के किनारे। दजला व फरात नदियों के किनारे हुआ, नदी घाटी क्षेत्र में। तो सुमेरियन, बेबीलोन, असीरियन, ये मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी घाटी क्षेत्र के अंदर ये विकास हुआ इनका। अगर हम प्राचीनतम सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है सुमेरियन। सुमेरियन सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगर हम बात करें कि सबसे समृद्ध कौन सी मानी जाती है, तो दोस्तों सबसे समृद्ध जो है सभ्यता कौन सी है दोस्तों, दिमाग में आ रहा होगा आपके नाम, बिल्कुल मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ये सबसे क्या मानी जाती है, सबसे समृद्ध सभ्यता मानी जाती है। और इसका विकास कहाँ हुआ, इसका विकास हुआ दोस्तों नील नदी के तट पर। नील नदी के तट पर इसका विकास हुआ। और ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता क्या मानी जाती है, ये सभ्यता सबसे समृद्ध सभ्यता मानी जाती है। अगर हम बात करें कि धीरे धीरे क्या है, सभ्यताएं जो है वो समय के साथ नष्ट होती गई, लेकिन एक ऐसी सभ्यता भी है जो समय के साथ नष्ट नहीं हुई, वर्तमान में भी उसका अस्तित्व मौजूद है। तो क्या आप बता सकते हैं दोस्तों ऐसी कौन सी सभ्यता है? दोस्तों एक सभ्यता जो आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है, आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है, कौन सी है वो है दोस्तों चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों। अधिकांश सभ्यताएं जो है समय के साथ नष्ट होती गई, लेकिन चीन की सभ्यता जो है वो इस प्रकार की सभ्यता है कि आज भी वो अपना अस्तित्व बनाई हुई है, जैसा का तैसा। यानी कुछ जो उस समय जब ये प्रकृति बनी थी, सभ्यता का विकास हुआ था, उस सभ्यता के विकास के दौरान जो चीज़ें बनी वो आज भी विद्यमान है। हम एग्जाम्पल चीन की दीवार से ले सकते हैं। आज भी आप कहते हैं कि साहब चीन की दीवार मौजूद है, तो ये क्या है, ये अस्तित्व अभी भी विद्यमान है। अब हम बात करते हैं भारत में विकसित सभ्यताओं की। तो भारत में विकसित सभ्यताओं में
सबसे प्राचीनतम अगर सभ्यता की हम बात करें तो भारत में विकसित सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? आपके ज़बान पे यह नाम होगा, यह है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों, ये हमने कुछ बात करी वैश्विक सभ्यताओं के बारे में, हमने बात करी कार्बन 14 पद्धति के बारे में, हमने बात करी कि कैसे हम कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से जो कालखंड है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, और वर्तमान में जितनी भी सभ्यताओं का हमने कालखंड ज्ञात किया वो इसी माध्यम से किया जाता है। हमने बात की कि इतिहास जो है वो हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता कहे जाते हैं, और हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है। इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा की। हमने BC चर्चा की, हमने AD चर्चा की, ईसा पूर्व ईसा बाद के बारे में बात की। ईसा पूर्व की जो घटनाक्रम है उनको घटते क्रम में लिखा जाता है, जबकि ईसा बाद की जो घटनाक्रम है उनको बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। इन सभी चीज़ों का हमने इस वीडियो के अंदर अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।